जना प्रदीप जी से मैं एक चीज मेरे मन में बहुत देर से ये सवाल था। प्रदीप जी, जिस दिन आपका एग्जिट पोल आया आप ट्रेंड कर रहे थे जी। आपका एक वीडियो लीक हो गया था जी। जिसमें आप बड़े घबराए हुए दिख रहे थे जी। और पूरा देश ये जानना चाहता है। उस दिन आप कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बॉस मैं भी बड़ा परेशान हूँ, जो भी आप कह रहे थे। आज आप उस वीडियो पे आपको आज स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या आप वाकई में बहुत कंफ्यूज थे? क्या आप भी डरे हुए थे? क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपने एक ऐसा फिगर दे दिया है जिसे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा और बड़ा रिस्की है? देखिए, वो जो वीडियो था और जो हमारा न्यूज़ रूम के अंदर डिस्कशन चल रहा था राहुल कमल और राजदीप के साथ, वो ज़्यादा उस संदर्भ में था जो हमारे मध्य प्रदेश के आंकड़े जो हम 140 से 162 दिखा रहे थे, तो वो किसी को हजम नहीं आ रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि पिछले एक साल से मध्य प्रदेश के लोकल न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन ये खबर छपती थी कि शिवराज सिंह चौहान को अब बदला, अब बदला, अब बदला। कहने का मतलब सबने ये माहौल बना दिया था कि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार आनी ही आनी है, बीजेपी के राज्य सरकार का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक चर्चा थी। और जब हमारे आंकड़े ये आए और आपने ये भी देखा कि हमारे को छोड़कर करीब करीब सारे चैनलों और सारे एजेंसीज ने कांग्रेस की ही जीत दिखाई मध्य प्रदेश के अंदर, तो मुझसे भी ये सवाल पूछा गया न्यूज़ रूम में, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इस तरह के बोल्ड नंबर की बात करें तो 2/3 से भी ज़्यादा 149 सीट्स मध्य प्रदेश में 2/3 होता है। हम 162 तक दिखा रहे थे, उसका मतलब 70% से ज़्यादा सीटों का अनुमान हम जो लगा रहे थे, उसके पीछे कहा था। और मैंने कहा हम तो जो जमीन पे रिपोर्ट आती है उसको रिपोर्ट कर देते हैं। जल्दी से एक बार छत्तीसगढ़ पर आते हैं। मैंने जब देखा था आपके नतीजे, तो सब एग्जिट पोल के आंकड़े, तो सबसे पहले मैंने बस्तर को लेकर कहा था कि 12 सीटें हैं, पिछली बार 11 कांग्रेस को गई थी, आप 6 दे रहे थे बीजेपी को, 5 कांग्रेस को। क्या ट्राइबल एरियाज में पीएम मोदी की जो बातें हैं वो अपनी जगह बना रही हैं? ये बहुत बड़ा संकेत है 24 के पहले, क्योंकि जो गढ़ कांग्रेस का है ट्राइबल एरियाज, वो अगर छत्तीसगढ़ से पीएम खींच ले रहे हैं। देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़ में 34%, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ में परसेंटेज के लिहाज से। दूसरा, मध्य प्रदेश में भी बाहुल्य है 21%। इतने बड़े राज्य में जहां 230 सीट आती हो, बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ में हुआ ये कि इस बार आदिवासी बड़ी संख्या में जो है बीजेपी की तरफ विस्थापित हुए, जो कि पहले हिस्टोरिकली ज्यादा करके कांग्रेस को वोट देते थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं देते थे, लेकिन इस बार जो आदिवासियों ने एक तरफा वोट छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को दिया, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है। जो हमारे दर्शक इन राज्यों में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों के मेट्रो के जो पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले हमारे दर्शक हैं, जो अखबार पढ़ के अपनी राय बनाते हैं, जो कभी जीवन में एक आदिवासी को मिले नहीं, कभी किसी ओबीसी को मिले नहीं, उनके लिए इन नतीजों में क्या सबक छिपा हुआ है और क्या ये 2024 का एक ट्रेलर हमें देखने को मिल रहा है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा सबके लिए, सिर्फ पत्रकार हो या हम जो एनालिसिस करते हैं, हम सभी लोगों के लिए, कि जब आप भारत या किसी प्रदेश की तस्वीर बताने की या समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आप जान लीजिए भारत के अंदर भी 70% जनता जो है रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में रहती है। देखिए हम बस्तर दिखा रहे हैं प्रदीप जी, एक बार दिखाइए इसको। 8-3-1 ये बहुत हिस्टोरिक है कि आप देखिए 12 सीटें जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको। ये सीटें पिछली बार 10 आई थी, 11 आई थी कांग्रेस की, 11 सीट्स कांग्रेस, और इस बार आप देखिए 8-3-1 हो गया है, 8 बीजेपी। ये बहुत बड़ा बदलाव है अगर छत्तीसगढ़ में यही रुझान जो है वो नतीजों में। ये बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव है। और आदिवासी एक ऐसा वर्ग और समाज है भारत के अंदर। हम लोग का वीडियो नहीं बना तो वो बात की चर्चा नहीं हुई। बस्तर पे मैं सबसे ज्यादा अचंभित हुई थी कि बस्तर में क्या दे रहे हैं आप। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदिवासी जो है, पहली बात यह है कि आदिवासी ही एक ऐसा वर्ग है जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कभी भी कोई अलाइनमेंट नहीं रहा। वो केवल और केवल परफॉर्मेंस के बेस पे अपना मत देते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। क्या आप ये भी कहेंगे कि ये नतीजे जो हैं ये इंडिया वर्सेस भारत के बीच में जो दूरी है भारत और इंडिया की, ये उसको भी दर्शाते हैं? बिल्कुल दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। आपने सही कहा सुधीर, ये असली तस्वीर बयां कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है। जनरली ऐसे कहा जाता था कि गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग
जो है वो बीजेपी के पास नहीं होता है। अब तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। बिल्कुल, यही पिछले सापरा 10 साहब साल से एक में। सवाल ले लेते हैं ना। चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब, तेलंगाना में आपकी जीत हो रही है, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन बड़े दो राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है बहुत तेजी से, और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस बात पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूं वो ये कि क्या ये हिस्टोरिक तरीके से बस्तर में बीजेपी की जीत, लीड करना, पिछली बार 12 में से 11 सीटें आपकी आई थी, इस बार 8 सीटें बीजेपी को बस्तर इलाके में मिल रही हैं। आदिवासी बहुल इलाका है। 39 सीटें तो छत्तीसगढ़ की रिजर्व है SC ST के लिए। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत नहीं है कि जो बीजेपी को अर्बन पार्टी कहा जाता था उसको पीएम ने पूरी तरह से बदल दिया है? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हावी दिख रही है इन नतीजों में। देखिए अंजना जी, अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में मैं अभी आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी और 2 घंटे रुकने की जरूरत है, क्योंकि कई सारी 22 से 23 सीटें ऐसी हैं जो 500 के अंतर पर चल रही हैं, ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के मामले में और रुकना पड़ेगा। और जहां तक आप आदिवासी की बात कर रही हैं या दलित OBC की बात कर रही हैं कि ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो फिर ये इसको इंडिविजुअली एज अ स्टेट देखना पड़ेगा, क्योंकि यही OBC ST या शेड्यूल कास्ट जो तेलंगाना में है वो कांग्रेस के साथ आया है, तो कांग्रेस की वहां पर भारी जीत भी हो रही है। तो एक राज्य के नतीजों को पकड़ के आप पैन इंडिया का यहां पर आकलन नहीं कर सकते। हमें ये राज्य वाइज चुनाव है तो राज्य वाइज इसका आकलन करना जरूरी है। और निश्चित रूप से यही तस्वीर 2024 में रहेगी। ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने 2018 में देखा कि जो 18 में हम 3 राज्य जीते थे, उन्हीं 3 राज्यों के अंदर लोकसभा में हम नहीं जीत पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सेमीफाइनल में जो हुआ है वही फाइनल में होगा। फाइनल में तस्वीर और काफिला होगी, निकल रहा है। आपके अशोक गहलोत साहब का राजस्थान में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आज सन्नाटा इनके घर के बाहर था, क्योंकि देखिए बीजेपी दफ्तर में राजभवन तो नहीं जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए? ऐसा भी मुमकिन है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, हमारे रिपोर्टर जो वहां से है वो फौरन हमें बताएंगे। लेकिन राजस्थान, हाँ, सापरा साहब, आपसे हम ये जानना चाहते थे कि शरद जुड़े हुए हैं। शरद, अशोक गहलोत निकले हैं। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जाकर ये मान चुके हैं कि अब सरकार वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि फासला लंबा हो चुका है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक ये सोच रहे थे इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखने के बाद कि शायद हमारी सरकार बन जाए। हालांकि वो बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थे, तो हो सकता है कि राज्यपाल से जाकर वो अपनी बात कहें या फिर इस्तीफा दे दें। इस्तीफा तो मुझे लग रहा है कि जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी 3-3 राउंड बाकी है। इस्तीफा दे भी सकते हैं, क्योंकि अभी 3-3 राउंड बाकी है। लेकिन शरद लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आस्किंग रेट बहुत ज्यादा है। अब आस्किंग रेट बहुत ही हाई है। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि एक ओवर में, हर ओवर में 30 रन बनाने पड़ेंगे, तब भी शायद ना जीते। तो ये तो अब हारा हुआ मैच है। देखिए सच बताऊं तो ये यहाँ पर तो स्थिति हारी हुई थी, लेकिन 2 दिनों का उत्साह जो है हमारे एग्जिट पोल से उनके अंदर आ गया था। और दिल्ली में उनके बयान को देखा होगा तो उन्होंने कह दिया था कि धर्म का कार्ड चला होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना जो है अपने आप में ये मानना था उनका कि हमारा खेल हो चुका है। मगर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुकाबला करने की कोशिश की है, मगर जो दूसरी तस्वीर है उस पर हम चर्चा कम कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ 110-112 पर क्यों रुक रही है। अगर इस तरह से प्रचंड अंडर करंट था तो क्या बीजेपी के अंदर भी सैबोटेज करने की बड़ी कोशिश हुई है? क्योंकि बड़े जो सीट हैं जहां पर हम देख रहे हैं, जैसे हवा ये शहर की सीट है, आदर्श नगर जैसी देखिए, जयपुर का जश्न, भोपाल का जश्न, रायपुर का जश्न, कैसे दिल्ली में एक क्लाइमैक्स में बनने वाला है, जहां पीएम आज 5 बजे पहुंचने वाले हैं बीजेपी दफ्तर। जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, तैयारियां शुरू हो गई हैं, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत खास तौर पर इस बार इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इस बार तो पीएम के चेहरे पर इन राज्यों में चुनाव लड़ा गया है। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए ये जो जश्न है ये और दुगना हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े चेहरे के रूप में थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे।
तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी और इस बार जो है वो उस प्रचंड जीत की तरफ दिखाई दे रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया ये पूरा चुनाव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, ये फुलफिल होंगी, यानी कि ये पूरी ही होंगी, ये मानकर चलिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की गारंटी थी वो काम कर गई और उसका नतीजा आप सब देख ही रहे हैं अंजना कि किस तरीके से जो है एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 112 सीटों पर जो है वो बढ़त बनाए हुए है। और तीसरी तरफ छत्तीसगढ़, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आशंकित थे, ये कहते थे कि हम जीत के पास पहुंच जाएंगे और किसी तरीके से सरकार बना सकते हैं। आपने कहा कि जीत के पास, जीत से आशंकित भी थे। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कहां पर कौन कौन सी ऐसी सीटें जहां अभी भी अंतर 500 से कम का है। देखिए 112 ऐसी सीटें जिसमें 66 बीजेपी जीत रही है, 36 कांग्रेस जीत रही है और 10 पर अन्य है। ये 112 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी रुझानों में 500 के अंतर से आगे है। ये राजस्थान जी, राजस्थान में। अंजना, लेकिन एक बड़ी बात है, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, वो ये है कि हर चुनाव के बाद, हर विधानसभा का चुनाव के बाद ये जो ब्रांड मोदी है ये और बढ़ता जा रहा है, उसकी चमक और बढ़ती जा रही है। और आज उनके जो स्टेचर है भारत की राजनीति में, वो अगर आप कहें कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, दिलीप कुमार, सबको, राजेश खन्ना, सबको अगर आप मिला लें फिल्म इंडस्ट्री में, और उससे भी ज्यादा बड़ा कद अभी उनका ऐसा नजर आ रहा है। और हमेशा ऐसा भी प्रतीत होता है कि अब शब्दों के उछाले हुए पत्थर उन तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि जनता बीच में ढाल बन जाती है।